नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं महेंद्र सर महेंद्राज जी के स्टडी की इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं, इस समय हमारा देश कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है और हम आप लोगों से ये आग्रह करते हैं कि आप भी इस महामारी से बचने के सर्वोत्तम उपाय को पूरी तरह से अपनाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना है सब लोगों को। चलिए प्रारंभ करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 है, प्रधानमंत्री को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी मुख्य न्यायाधीश। इसमें से होता है ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा अपने बहुमत दल के नेता के रूप में प्रधानमंत्री का चयन करता है। प्रधानमंत्री के चयनित होने के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के सम्मुख पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 अनुसूची 2 के तहत। प्रश्न नंबर 2, मंत्रिमंडल ब्रैकेट में संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। तो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 3 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है या किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 61, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 70, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 75, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 85। इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 75। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत की जाती है। प्रश्न नंबर 4, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पद ग्रहण किया था, संभाला था? इसमें ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर डी मोरारजी देसाई। इसमें से होता है ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी। प्रश्न नंबर 5 है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन नंबर ए संसद, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी नौकरशाही। इसमें से होता है ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री। मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे साथियों, हम आपको बता दें कि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका सत्ता जो होती है पूरी तरह से वो प्रधानमंत्री के पास होती है, किंतु नाम मात्रेण कार्यपालिका राष्ट्रपति को कहा जाता है। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, संवैधानिक अध्यक्ष होता है, नाम मात्रेण कार्यपालिका के नाम से उसे जानना जाता है, किंतु देश के सबसे बड़े और अहम फैसले प्रधानमंत्री के द्वारा लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा लिए जाने के बाद प्रधानमंत्री द्वारा लिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 प्रश्न नंबर 6, मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री, ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री, ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। मेरे प्यारे छात्रों, आपको बता दें कि मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री क्या होते हैं? प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री से मिलकर के मंत्रिमंडल का निर्माण होता है तथा मंत्रिपरिषद के अंतर्गत प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, राज्य उप मंत्री, ये सभी प्रकार के मंत्री मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। आपको बता दें कि ताकत या मजबूती या महत्वपूर्ण अधिकार के रूप में मंत्रिमंडल सबसे प्रमुख होता है या सर्वाधिक शक्तिशाली होता है, किंतु मंत्रिपरिषद में सभी प्रकार के मंत्री सम्मिलित होते हैं। कैबिनेट मंत्री क्या होता है? कैबिनेट मंत्री किसी विभाग का मुखिया होता है। प्रश्न नंबर 6 में सही है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 7, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन नंबर सी संसद के प्रति, ऑप्शन नंबर डी केवल लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जबकि मंत्री राज्यसभा या लोकसभा किसी में से भी बनाए जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 8, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? ऑप्शन नंबर ए 3 माह, ऑप्शन नंबर बी 1 माह, ऑप्शन नंबर सी 6 माह, ऑप्शन नंबर डी जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। इसमें से होता है ऑप्शन नंबर सी 6 माह तक। आपको बता दें मेरे प्यारे साथियों कि चाहे वह प्रधानमंत्री का पद हो, चाहे वह किसी मंत्री का पद हो, चाहे वह मुख्यमंत्री का पद हो, सब लोगों के लिए यह नियम लागू होता है कि वह किसी भी सदन का यदि अगर सदस्य नहीं है तो 6 माह तक कोई भी पद धारण कर सकता है, चाहे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्री के रूप में, किंतु उससे अधिक समय के लिए अपने पद पर बने रहने के लिए उसे सदन का सदस्य होना अति आवश्यक होता है। प्रश्न नंबर 9, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह बार बार पूछा जाता है। संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर सी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि अगर मंत्रिपरिषद में से कोई भी मंत्री स्वतः त्यागपत्र देंगे तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को समाप्त माना जा सकता है।
यह संपूर्ण मंत्रिमंडल समाप्त हो जाता है। प्रश्न नंबर 10, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए वह दिन संसद में कोई कार्य नहीं आता। ऑप्शन नंबर बी निलंबित प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर सी स्थगन प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर डी प्रश्नोत्तर सत्र। आपको बता दें मेरे प्यारे छात्रों की राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल जो होता है वो सदैव प्रश्नकाल के बाद होता है और इसमें प्रश्नोत्तर पर चर्चा होती है, प्रश्नोत्तर सत्र होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होता है। प्रश्न नंबर 11, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? ऑप्शन नंबर ए विजयलक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर बी सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर डी राजकुमारी अमृता कौर। इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर डी राजकुमारी अमृता कौर। आपको बता दें छात्रों कि इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है सरोजिनी नायडू, यहाँ पर दो तरह के प्रश्न बनते हैं। एक तो प्रश्न यह बनता है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो ऑप्शन होगा सरोजिनी नायडू। और दूसरा प्रश्न ये भी बनता है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो इसमें भी जवाब होता है सरोजिनी नायडू। प्रश्न नंबर 12, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ देव सिंह। ऑप्शन नंबर सी मौलाना अबुल कलाम आजाद। डी सी.डी. देशमुख। तो इसमें से होता है ऑप्शन नंबर सी मौलाना अबुल कलाम आजाद देश के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे। प्रश्न नंबर 13, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए आर.के. षणमुखम। बी सी.डी. देशमुख। सी जयराम दास दौलतराम और डी सी राजगोपालाचारी। इसमें से होता है ऑप्शन नंबर ए आर.के. षणमुखम चेट्टी। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था? ऑप्शन नंबर 1 के कामराज। ऑप्शन नंबर बी सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर सी मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। मेरे प्यारे छात्रों आपको बता दें कि देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तथा दूसरे प्रश्न के रूप में इन्हें जाना जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले उप प्रधानमंत्री थे और इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। यूनिटी ऑफ जो गुजरात में एक स्मारक स्थापित किया गया है उसकी स्थापना भी इन्हीं के याद में की गई है, स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जिसे जाना जाता है। प्रश्न तो इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? ऑप्शन नंबर ए अविश्वास प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर बी भर्त्सना प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर सी स्थगन प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर डी विश्वास प्रस्ताव। तो इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर डी विश्वास प्रस्ताव। मेरे प्यारे छात्रों कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? आपको बता दें जब कभी भी लोकसभा के बहुमत दल को सिद्ध करने के लिए संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है तो मंत्रिपरिषद विश्वास प्रस्ताव को पारित करती है। विश्वास प्रस्ताव से तात्पर्य यह होता है कि हम पूरी तरह से संपूर्ण रूप से मंत्रिपरिषद तैयार है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण एक साधन नहीं है? ऑप्शन नंबर सदन का विघटन। ऑप्शन नंबर बी संकल्प। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी अविश्वास प्रस्ताव। तो इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर ए सदन का विघटन। मतलब भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण, यदि अगर सदन का विघटन हो जाता है तो ये विधायी नियंत्रण नहीं है। यानी तात्पर्य यह है कि लोकसभा भंग हो जाती है तो विधायी नियंत्रण नहीं है, क्योंकि सदन में बहुमत के न सिद्ध होने पर ही सदन का विघटन होता है। प्रश्न नंबर तो इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर ए सदन का विघटन। प्रश्न नंबर 17, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति। सभी लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद, किसी भी भाग, किसी भी अनुसूची में उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन नहीं किया गया है। तो इसमें सही है ऑप्शन नंबर डी उप प्रधानमंत्री। प्रश्न नंबर 18, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर सी गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें से होता है ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे पूछा गया है, तो इसलिए इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न नंबर 19, संवैधानिक दृष्टि से ये देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री किसके समकक्ष होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट मंत्री। ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति। इसमें से होता है ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट मंत्री के समकक्ष भारत का उप प्रधानमंत्री होता है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी L.K. आडवाणी। ऑप्शन नंबर सी चरण सिंह। ऑप्शन नंबर डी B.D. जत्ती। तो इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर डी B.D. जत्ती। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।
आपसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अंत में जिस प्रकार से हम एक प्रश्न प्रतिदिन लेकर के आते हैं, उसी तरह आज प्रश्नों की श्रृंखला में प्रश्न यह पूछ रहे हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का में किसका वर्णन किया गया है? आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में, हम आपके उत्तर का इंतजार करेंगे। धन्यवाद।